तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका फिर से मैं एक न्यू वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन, 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना, क्योंकि थोड़ा खून खराबा वाली बातें हैं तो 18+ है, ठीक है? तो ध्यान देना। शौर्य, क्या तुमने सच में न्यूरो कोड जनरेट कर लिया है? डॉक्टर अनन्या शौर्य को देखते हुए कहती है, और इस वक्त वो सभी लोग वापस घर आ गए थे। शौर्य अब अपनी बहन के साथ अपने बड़े से फ्लैट में रहने वाला था, जो कि उसका बहन का ही था। इसलिए अब शौर्य को इस बात की टेंशन नहीं थी कि जब वो रात में टेलीपोर्ट होकर उस अजीब सी जगह जाएगा तो, और जब वो वापस आएगा तो उसे कोई देखने वाला भी होगा। शौर्य बस अपने रूम में जाकर बंद हो जाएगा और सुबह 9 बजे टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाएगा, और इस बात का पता किसी को भी नहीं चलेगा। शौर्य एक बड़ी शॉप जाता है और बहुत सारे खाने, बहुत सारी मछलियाँ और बहुत सारे फल फ्रूट खरीदता है, और फिर स्कूल के जानवरों के पास जाकर उन्हें खिला देता है। शौर्य ने अपने मन से सभी जानवरों को ये वादा किया था कि अगर वो लोग मदद करेंगे तो शौर्य उन्हें बहुत अच्छा खाना और बहुत महंगा खाना खिलाएगा। इसलिए ही जो जानवर दूसरे के टेम किए हुए भी थे वो भी शौर्य की मदद करने के लिए आगे आ गए। इसलिए शौर्य अपना वादा पूरा करके वहाँ से उन सबको बाय करते हुए चल जाता है, और उसके बाद शौर्य उन जानवरों से मिलता है जो बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। शौर्य उनके साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करता है, और तो और शौर्य के साथ इस वक्त डॉक्टर प्रीति भी वहीं थी। शौर्य, क्या तुमने सच में इन सब को टेम कर लिया है? डॉक्टर प्रीति शौर्य को देखते हुए कहती है, नहीं डॉक्टर प्रीति, ये तो बस हमारी मदद करने आ गए थे और सबको लगा कि मैंने इन्हें टेम कर लिया है। शौर्य नॉर्मली डॉक्टर प्रीति को देखते हुए कहता है, तो फिर एक बात बताओ, हर बार जब ये जानवर तुम्हें डरा कर भगाते थे तो अभी ये तुम्हें इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं जब तुम इन्हें खाना खिला रहे हो? क्योंकि पहले भी तुम इन्हें ऐसे ही खाना खिलाया करते थे, वो भी महंगे महंगे, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी बात तो मानते नहीं थे। तो फिर आज क्या हो गया? और तो और ये हिरन जो अपने पाँव टुरवा के बैठी हुई है, ये भी तुम्हें इस वक्त बहुत प्यार से देख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारे साथ ही घर जाना चाहती है। डॉक्टर प्रीति की बात को सुनने के बाद शौर्य घूमकर उस हिरन को देखने लगता है। शौर्य समझ चुका था कि अब वो जानवर शौर्य से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा जो आपकी बात समझ सकता है उसके साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। उसके बाद शौर्य डॉक्टर प्रीति के साथ उन जानवरों की इलाज करने में डॉक्टर प्रीति की बहुत ज़्यादा मदद करता है, और फिर देखते ही देखते 10 बज जाते हैं। देखो शौर्य, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं भी कुछ एनिमल्स को दवाई खिलाकर वापस घर जा रही हूँ। डॉक्टर प्रीति शौर्य को देखते हुए कहती है। शौर्य उनकी बात मानता है और फिर वो भी वहाँ से घर लौट जाता है। घर लौटते लौटते शौर्य को 11 बज जाते हैं, जहाँ पर उसकी बहन अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। शौर्य, तुम आ गए? चलो आज साथ में खाना खाते हैं। अनन्या की इस बात को सुनने के बाद शौर्य अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखता है। दीदी देखो, मतलब मैं अभी अभी आपके साथ रहने आया हूँ ना, तो आपको शायद मेरे रूटीन के बारे में पता नहीं है। देखो अगर मैं लेट आऊँ तो प्लीज़ खाना खा लिया करो। शौर्य अपनी बहन को देखते हुए कहता है, लेकिन आज पहला दिन है तो साथ में बैठ के खाते हैं, क्या दिक्कत है? और थोड़ा सा इंतजार, मतलब थोड़ी देर तो मैं भूखी रह ही सकती हूँ, मतलब अपने पेट को मैं इस बात के लिए तो मना ही सकती हूँ कि आज मैं अपने भाई के साथ खाना खाऊंगी। अनन्या होते हुए और शौर्य को देखते हुए कहती है। शौर्य भी कुछ नहीं कर पाता है और फिर जाके अपनी बहन के साथ करीब आधे घंटे तक खाना खाता है। शौर्य को खाना खाते खाते वो दिन याद आ जाते हैं जहाँ पर शौर्य को खाना जमा करने के लिए और खाना खरीदने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे जॉब्स करने पड़ते थे, जहाँ से उन्हें कितने बार निकाला भी गया था, लेकिन शौर्य जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके वहाँ पर दोबारा ज्वाइन हो जाया करता था। लेकिन अब वैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि अब डॉक्टर अनन्या जो कि डॉक्टर है, उनके पास कोई पैसों की कमी नहीं है, और तो और शौर्य ने न्यूरो कोड जनरेट कर लिया है। मतलब अब वो अपनी ताकत बढ़ा सकता है ह्यूमन सिविलाइजेशन से आगे जाने के लिए। एक नॉर्मल ह्यूमन सिविलाइजेशन से आगे जाने के लिए किसी को भी न्यूरो कोड जनरेट करना होता है, जो कि उसे एक ह्यूमन से कहीं ज़्यादा आगे ले जाते हैं। मतलब न्यूरो कोड जनरेट करने के बाद वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं रह जाते, और अगर एक बार कोई न्यूरो कोड जनरेट कर ले तो वो अपने काबिलियत के दम पे अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। और अगर कोई 20 टेमर हुआ तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 20 टेमर अलग अलग जानवरों को टेम करके उनके न्यूरो कोर से अपने न्यूरो कोर को इन्हांस कर सकता है, जिससे जिस ह्यूमन के पास एक ताकतवर न्यूरो कोर होगा उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होगी।
और जैसे जैसे न्यूरोकोड का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे उस ह्यूमन की लेवल को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। न्यूरोकोड का लेवल, क्लासिक लेवल और फाइटर लेवल, ये दोनों लेवल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शोर को नहीं पता कि न्यूरोकोड जनरेट करने के बाद वो किस लेवल पे है। क्लासिक लेवल में वो 1 लेवल पे है या 2 लेवल पे, शोर को खुद नहीं पता है। लेकिन इस वक्त उसकी बहन जो कि न्यूरोकोड जनरेट कर चुकी है और न्यूरोकोड जनरेट किए करीब उसे 4 साल हो चुके हैं, वो इस वक्त क्लासिक लेवल के 8वें लेवल पे है। और उसकी बहन चाहे तो एक पंच में ही न जाने कितने दीवारों को तोड़ के गिरा सकती है। और शोर जो जंगल में जाता है, जो कि शोर के अगल बगल जो जंगल दिखते हैं, वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं उनकी शुरुआती लेवल 5 स्टार क्लासिक लेवल से स्टार्ट होते हैं। इसलिए अगर शोर को जंगल में जाकर सर्वाइव करना है या फिर वो जो समय में जहाँ पीछे जाता है वहाँ पर तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर्स रहते हैं, इसलिए वहाँ पर भी सर्वाइव करने के लिए शोर को अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी, वरना वो कभी ताकतवर नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब भी शोर टाइम में पीछे जाता है और शोर उस अजीब से जंगल में पहुँचता है तो शोर को उस पेड़ के पीछे और पेड़ के नीचे जैसे तैसे अपनी रात गुजारनी पड़ती है। तभी शोर को कुछ याद आता है। शोर जल्दी से अपना खाना छोड़ता है और फिर दीदी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं सुबह से अब तक बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया है ना। शोर अपनी बहन को देखते हुए कहता है क्योंकि इस वक्त 12 बजने में कुल 5 मिनट बाकी रह गए थे। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, तुम जाओ सो जाओ, सुबह स्कूल चले जाना, तुम्हारा स्कूल 10 बजे से है, याद तो है ना। अनन्या शोर को देखते हुए कहती है, दीदी मैं सालों से स्कूल जा रहा हूँ, मुझे टाइम कैसे नहीं पता होगा। शोर इतना कहकर जल्दी जल्दी में अपने नए नवेले कमरे में घुस जाता है और कमरे के दरवाजे को लॉक कर लेता है। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, शोर मन ही मन कहता है और फिर कुछ ज़रूरी सामान जैसे खाना पानी वो सब लेके वहीं तैयार हो जाता है। शोर अपनी बॉडी से सब कुछ चिपका कर रखा हुआ था क्योंकि एक बार शोर जब टेलीपोर्ट होकर उस जंगल में गया था तो शोर को बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी और शोर प्यासा ही पूरी रात वहाँ पे था। देखते ही देखते वहाँ 12 बज जाते हैं। तभी शोर के सीने से एक लाइट फ्लैश होती है और शोर उसी लाइट के अंदर कहीं गायब हो जाता है। शोर के आगे से जब रोशनी हटती है तो शोर उसी काले अंधेरे वाले जंगल में था। शोर जल्दी से अपने हाथों को चेक करता है जहाँ पर उसका लाया हुआ खाना और पानी रखे हुए थे। शोर एक राहत की सांस लेता है और फिर शोर देखता है कि उसके बगल में ही वो मोटा सा पेड़ है जिसके अंदर बहुत सारी जगह बनी हुई थी। शोर खुशी खुशी उस मोटे से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और अपने लाए गए खाने को खाने लगता है। ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। शोर मनी मन इस जगह को देखते हुए और इस जगह को कोसते हुए कहता है, शोर चाहता तो और अच्छे से पेट भर के खाना खा सकता था, लेकिन जैसे ही टाइम बीतने लगा शोर को याद आ गया कि शोर को यहाँ टेलीपोर्ट होकर आना होगा, शोर चाहे या ना चाहे। इसलिए शोर जल्दी से खाने के टेबल से उठकर सीधे आ गया था, लेकिन उसने कुछ खानों को अपने पॉकेट में छिपा जरूर लिया था, जिसकी वजह से वो पेट भर के अपना खाना यही खाता है और फिर पानी पीकर वही सोने की तैयारी करने लगता है। करीब 3 दिनों से सोया नहीं हूँ, कितनी अच्छी नींद आएगी, इतना कहकर शोर एक लंबी सी अंगड़ाई लेता है और फिर वहीं सो जाता है। तभी करीब 3-4 घंटे बाद शोर की आंखें खुलती है किसी आवाज़ की वजह से। शोर जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे अपने सामने वही मोटा कीड़ा दिखता है। शोर उसे देख के थोड़ा डर जाता है क्योंकि शोर को नहीं पता था कि वो उसका मोटा कीड़ा है या फिर किसी और का, या फिर वो कोई जंगली मोटा कीड़ा है जो कि शोर को खाने आया है। शोर जल्दी से अपने हाथों को आगे करता है और मोटे कीड़े को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। शोर राहत की सांस लेता है क्योंकि शोर अब कंफर्म हो गया था कि अगर वो मोटा कीड़ा शोर के हाथ में नहीं आया है, मतलब शोर के सामने जो मोटा कीड़ा है वो शोर का ही मोटा कीड़ा है। इस वक्त वो मोटा कीड़ा शोर को ही देखे जा रहा था और देखने में बहुत ज़्यादा चौकन्ना लग रहा था। इससे पहले कि शोर और भी कुछ कहता, वो मोटा कीड़ा चुपचाप रहो। और ये कैसा नाम है मोटा कीड़ा? तुमने अपने दिमाग के अंदर मेरा नाम मोटा कीड़ा नाम रखा है? कम ऑन। ओह माफ़ करना, एक बात बताना तुम्हें भूल ही गया, एक्चुअली में यहाँ पर कोई डायनासोर घूम रहा है। देखो वो डायनासोर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं अकेले उसे नहीं मार रहा हूँ, मतलब मैं अकेले उसे मार नहीं पाऊँगा और ना ही उसे अकेले खा पाऊँगा। और वो डायनासोर इस वक्त इस पेड़ के ठीक पीछे है, तो जरा सा भी हिलना मत। मोटे कीड़े के बात को सुनने के बाद शोर के पसीने छूटने लगते हैं। शोर देखते ही देखते पसीनों से लहूलुहान और गीला हो जाता है। शोर अब सांसें भी ले रहा था तो वो बहुत धीरे धीरे ले रहा था। तभी वो मोटा कीड़ा शोर को देख के जोर जोर से हंसने लगता है। हा उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, इतना कहकर वो मोटा कीड़ा लोटपोट होकर वहीं हंसने लगता है।
शौर उस मोटे कीड़े को देखता है और फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि शौर करीब आधे घंटे से डर कर वहां बैठा हुआ था और तो और वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था, ताकि उस अजीब से डायनासोर को ये ना पता चले कि शौर यहाँ पर है। शौर उस मोटे कीड़े को उठाता है और पेड़ के बाहर जाकर सीधे उस मोटे कीड़े को ऊपर आसमान में फेंक देता है, जिससे वो मोटा कीड़ा बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। शौर उसके बाद बस उस पेड़ के नीचे जा ही रहा था, इतने ही में शौर को एक हल्की सी आवाज आती है। शौर पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पर वो मोटा कीड़ा तेजी से भागते हुए शौर्य की तरफ ही आ रहा था। अबे पागल आदमी, ये किस मनुष्य घड़ी में मैंने इसे अपना मास्टर बना लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसने मुझे फेंका भी तो इसके ऊपर। इतना कहकर वो मोटा कीड़ा तेजी से शौर्य की तरफ भागने लगता है। शौर्य भी उस मोटे कीड़े की बात को सुनता है और फिर उस मोटे कीड़े के पीछे किसी को देखता है, जो कि भागते हुए इस वक्त तेजी से मोटा कीड़ा का पीछा कर रहा था। लेकिन उसकी नज़र शौर्य पर पड़ जाती है और अब वो शौर्य को देखते हुए सीधे उसकी तरफ भागकर आने लगता है। शौर्य देखता है कि उस मोटे कीड़े के पीछे जो डायनासोर पड़ा था वो एक अजीब सा डायनासोर था, जिसके हाथों से हल्के हल्के पंख निकल रहे थे और उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। अरे वो पागल मोटे कीड़े, ये तो छोटा आने से खा सकते हो ना तुम, शौर्य चिल्लाते हुए मोटे कीड़े को कहता है। लेकिन वो अपने स्पीड को कम नहीं करता और भागते रहता है। इसे खाने के लिए पकड़ना तो पड़ेगा ना, ये इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि मैं अगर इस पर झपट्टा मारूं भी तो ये आसानी से मुझसे बच के भाग जाएगा, वो मोटा कीड़ा शौर्य को देखते हुए कहता है। और अगर इसने मुझे खा लिया तो इसके दांतें ऐसे हैं कि मैं उसमें जाकर फंस जाऊंगा और देखते ही देखते मैं मर भी जाऊंगा, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मोटा कीड़ा शौर्य को देखते हुए कहता है और तेजी से शौर्य के साथ भागने लगता है। उस मोटे कीड़े की स्पीड को देखकर शौर्य भी हैरान हो जाता है। देखते ही देखते वो मोटा कीड़ा सीधे जमीन के नीचे घुसता है और शौर्य से भी आगे भाग जाता है। शौर्य जैसे उस मोटे कीड़े को अपने से आगे जाता हुआ देखता है, धोखेबाज, तूने मुझे अपना मास्टर बनाया ना, मुझे बचाना, शौर्य उस मोटे कीड़े को देखते हुए कहता है। लेकिन वो मोटा कीड़ा रुकता नहीं और सीधे भागते चले जाता है। तभी शौर्य को कदमों की आवाज़ अपने पीछे से आने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा करीब थी। शौर्य ये सब देखने के बाद और ये सब सुनने के बाद तेजी से भागने लगता है। लेकिन शौर्य की स्पीड ज़्यादा नहीं थी। शौर्य को अपने कंधे पर और अपनी पीठ पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, लेकिन उस हाथों में बड़े बड़े नाखून थे, जो कि शौर्य के पीठ को अच्छे से नोच देते हैं। शौर्य इतना कहकर तेजी से लोटपोट होते हुए नीचे जमीन पर गिर जाता है। शौर्य जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर एक अजीब सा छोटा डायनासोर, जिसके छोटे छोटे हाथ थे और उसमें से छोटे छोटे पंख निकल रहे थे, वो इस वक्त शौर्य को ही देख रहा था। उसकी पूंछ उसके शरीर से ज़्यादा लंबी थी और वो इस वक्त शौर्य को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी नींद खराब की, वो छोटा सा डायनासोर शौर्य को देखकर उस पर गुर्राते हुए कहता, देखो मेरा ये कोई इरादा नहीं था, मतलब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारी नींद से जगा दूं, मैं तो बस अपने दोस्त को ऐसे फेंक रहा था बाहर, क्योंकि वो मुझे तंग कर रहा था। शौर्य की इस बात को सुनने के बाद वो डायनासोर हैरान और परेशान दिखने लगता है। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो या फिर तुम मेरी बातों को समझ सकते हो? लेकिन इंसान कब से ऐसे हो गए? वो अजीब सा छोटा डायनासोर शौर्य को देखते हुए कहता है, नहीं, सारे इंसान नहीं, वो एक्चुअली मैं दूसरे मॉन्स्टर्स या फिर तुम डायनासोर हो ना, हाँ, सारे मॉन्स्टर्स और सारे डायनासोर्स की भाषाओं को समझ सकता हूँ और उनसे बात भी कर सकता हूँ। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह पे खड़ा होने लगता है। अच्छा, तो तुम सारे मॉन्स्टर्स और मेरे प्रजाति के जितने भी लोग हैं उन सब से बात कर सकते हो, लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा? क्या इससे मेरा पेट भरेगा? इतना कहकर वो छोटा डायनासोर तेजी से शौर्य पर अटैक कर देता है। शौर्य भी उस डायनासोर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो भी हैरान और परेशान दिखने लगता है। तभी शौर्य देखता है कि जमीन के नीचे कुछ हलचल होती है और वो मोटा कीड़ा तेजी से उस छोटे डायनासोर के पाँव को पकड़ लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है। इसकी तो, इतना कहकर वो डायनासोर तेज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो मोटा कीड़ा इस वक्त उस डायनासोर के पाँव से चिपका हुआ था। वो डायनासोर जैसे ही इस मोटे कीड़े को देखता है, वो देखने में बहुत ज़्यादा डरा हुआ लगने लगता है। उस डायनासोर की आवाज़ सुनने के बाद शौर्य ये तो समझ गया था कि मोटे कीड़े ने उसे बहुत ज़्यादा पहुंचा दिया है। वो डायनासोर तेजी से आगे भागने लगता है, जिसके कारण वो मोटा कीड़ा उसके पाँव से छूट कर नीचे गिर जाता है। तभी वो डायनासोर दूसरी तरफ से घूमकर सीधे शौर्य पर अटैक करने के लिए आता है। वो मोटा कीड़ा भी इस वक्त शौर्य के कंधे पर बैठा हुआ था और उस डायनासोर पर अटैक करने के लिए तैयार था, क्योंकि उस मोटे कीड़े को बस एक मौका चाहिए था जिससे वो उस डायनासोर पर अटैक कर सके। जब तक वो डायनासोर
हिलते डुलते रहेगा तब तक वो मोटा कीड़ा उस पर अपनी पकड़ नहीं बना सकता है। बस उस मोटे कीड़े की यही एक बड़ी परेशानी थी। इससे पहले कि वो डायनासोर शौर तक पहुंच पाता और शौर जो भागने की तैयारी करने वाला ही था, इतने ही में उस डायनासोर पे एक अजीब सा तीर आके हमला करता है। वो तीर लगते ही डायनासोर अपने जगह से लड़खड़ाने लगता है और थोड़ा लोटपोट होने के बाद वो शौर के ठीक आगे आकर गिर जाता है। फिर वो छोटा डायनासोर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और शौर को लगातार देखने लगता है। इस वक्त उस डायनासोर की सांसें बहुत ज़्यादा फूल रही थी। इस वक्त शौर भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जो अटैक उस डायनासोर के ऊपर हुआ था वो अटैक शौर के ऊपर भी हो सकता था। शौर उस डायनासोर के ऊपर लगे हुए तीर को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा था, किसी इंसान जितना लंबा, और वो इस वक्त उस डायनासोर के पेट के अंदर तक घुसा हुआ था। तभी शौर के कंधे पे कोई हाथ रखता है और शौर डर के जल्दी से पीछे मुड़ता है। शौर जैसे ही पीछे मुड़ता है, शौर को अपने सामने एक बड़ा हट्टा कट्टा आदमी दिखता है, जो कि थोड़ा बूढ़ा भी लग रहा था। ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतने रात गए। वो अजीब सा बूढ़ा आदमी शौर को देखते हुए कहता है, वो मैं भटक गया हूँ। शौर भी जल्दी जल्दी उस बूढ़े को कह देता है। फिर वो बूढ़ा शौर को थोड़ा सा साइड करता है और फिर उस डायनासोर को ऑब्जर्व करने लगता है। मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये एक वेलोसिरैप्टर है। ये हमेशा झुंड में रहते हैं। इनके ग्रुप में कम से कम 3 वेलोसिरैप्टर तो रहते ही हैं। लेकिन ये अकेला क्या कर रहा था? वो बूढ़ा आदमी उस डायनासोर को देखते हुए कहता है, जिसका नाम वेलोसिरैप्टर था। जाके गूगल कर लेना कौन सा डायनासोर है भाई। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए मैंने इस पे जहर वाले तीर से अटैक कर दिया। इसका मतलब अब ये बचेगा नहीं। हाँ, अगर ये मुझे अपना मास्टर चुन लेता है तो शायद इसकी जान बच जाएगी मेरे न्यूरोकोर में जाकर। वो बूढ़ा आदमी उस डायनासोर को देखते हुए कहता है। लेकिन उस डायनासोर को उस आदमी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर उस डायनासोर के सर पे अपना हाथ रखता है, जिससे वो उस डायनासोर को ये समझा सके कि वो उसे टेम करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि उस बूढ़े का हाथ उस डायनासोर के ऊपर जा भी पाता, वो डायनासोर अपनी बॉडी की पूरी ताकत लगाकर उस आदमी के हाथ को ही खाने की कोशिश करने लगता है। जिद्दी हो, लेकिन अफसोस अब मरने वाले हो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं जा पाओगे तो पक्का यहाँ मरोगे। वो आदमी इतना कहकर वहाँ से पलट कर जाने लगता है। दादू, आपने उसे मार क्यों दिया? आप तो बस हमें यहाँ पे डायनासोर दिखाने लाए थे ना। कोई शक्तिशाली डायनासोर? ये तो छोटा सा डायनासोर है। कुछ बच्चे जो कि शौर से थोड़े ही बड़े थे, वो उस बूढ़े के पीछे पीछे आते हैं और फिर उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहते हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र शौर पे पड़ती है। हमने पेड़ के ऊपर से तुम्हें देखा था, तुम अच्छा भागे। मानना पड़ेगा बहुत तेज दौड़ लेते हो तुम। वो लड़के शौर को देखते हुए कहते हैं, शुक्रिया। वो असल में मैं खो गया हूँ इस जंगल में। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना और कहाँ रहना चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शौर उस बूढ़े आदमी और उस बच्चों को देखते हुए कहता है, जो कि करीब उन्हीं के उम्र के ही थे। देखो बच्चे, अगर तुम्हें हमारे कबीले में हमारे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी जगह साबित करनी होगी, क्योंकि हम अपने कबीले में किसी अपाहिज को नहीं रख सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी शौर को देखते हुए कहता, और शौर भी उसकी बात को अच्छे से समझ रहा था। कोई अपनी टीम में ऐसे को क्यों ही रखेगा जो किसी काम का ना हो। जी देखिए, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मुझे वक्त दिया गया तो मैं ज़रूर ताकतवर बन जाऊँगा। अगर आप मुझे हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो अपने कबीले में रख ही सकते हैं ना। शौर उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहता है। तभी दूसरे पेड़ से एक छोटी सी बच्ची कूदते हुए आती है। क्योंकि वो बच्चे पेड़ के ऊपर थे, इसलिए वो लोग धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर कर आ रहे थे। अपने दादू से पहले वो सब पेड़ से नीचे नहीं आ पाए थे, इसलिए धीरे धीरे वो लोग भी नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर 2 छोटी बच्चियाँ थी जो कि इस वक्त शौर को देख रही थी। दादू, अगर ये इतना कह ही रहा है तो इसे ले ही चलते हैं ना। वैसे भी देखने में थोड़ा अलग लग रहा है। हो सकता है कि किसी बाहरी कबीले से हो। ये भी हो सकता है कि किसी हाई रैंक कबीले से हो। अगर किसी हाई रैंक कबीले वालों के बच्चों को अगर हमने बचाया तो हमारे कबीले वालों को अच्छा खासा इनाम मिल सकता है। वो दोनों बच्चियाँ जाकर अपने दादू को अच्छे से समझाने लगती हैं और उन बच्चियों की बात को सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी, उसकी आंखों में चमक दिखने लगती है। शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि इसके कपड़ों को देखकर लग रहा है कि ये किसी बड़ी फैमिली से ही है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों बच्चियों के सर को थपथपाता है
लेकिन ये बात शौर के कान तक नहीं पहुंचती है। ठीक है बच्चे, मैं तुझे अपने कबीले ले चलता हूँ, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, हमारे कबीले में हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग वो थोड़े नकचरे हैं, तो इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं समझाने वाला। उन्हें समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। वो बूढ़ा आदमी शौर को देखते हुए कहता है, जी आप जैसा कहें, बस आप मुझे अपने साथ ले चलिए। शौर भी हिचकिचाते हुए उस बूढ़े आदमी को जवाब देता है, ठीक है दादू, तो अब ये हमारे साथ चलेगा, है ना। इतना कहकर वो दोनों छोटी बच्चियां शौर का दोनों हाथ जाकर पकड़ लेती है और शौर को अपनी तरफ खींचने लगती है ताकि वो शौर को खींचकर कबीले ले जा सके। हाँ हाँ ठीक है, चलो। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगता है। लेकिन दादू, उस छोटे डायनासोर का क्या करें जो कि तड़प रहा है और मर भी रहा है। उनमें से एक लड़का अपने दादू को देखते हुए कहता है, मरने दो उसे, वो खुद ही मेरे साथ आने से मना कर रहा है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए अब उसकी मौत पक्की है। और श्योर है, क्योंकि तुम हमारे साथ चलने वाले हो, इससे तुम्हारा हमारा कुछ काम भी करना होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम इस डायनासोर के बॉडी से वो तीर निकाल के ले आओ। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी और वो बच्चे उसके साथ जाने लगते हैं। श्योर उस डायनासोर के पास जाता है जो अब भी सांस ले रहा था और श्योर को ही देखे जा रहा था।